दोस्तों पता नहीं आज का दौर कैसा है। लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक गुजर जाएं, इसका भाई मेरे अनुमान भी लगाना मुश्किल हो जाता है। वैसे दोस्तों सराफी जुआरी गजाड़ी कोई गलत काम करे तो भाई समझ में आता है कि भाई इसको दिमाग नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको एक अध्यापक की ऐसी काली करतूत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आपको बहुत ही असर होगा। दोस्तों एक नवयुवक जिसकी शादी के सिर्फ 7 दिन बचे थे और उसने 7 दिन पहले अपनी होने वाली पत्नी को अपने पास में बुलाया और कहा कि आ जाओ हम तुमको शॉपिंग करवाते हैं। लेकिन उस नवयुवक ने अपनी होने वाली पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर में उसने ऐसा क्यों किया? उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात चल रही थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर डाला? तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी बताते हैं, पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर में उस अध्यापक युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है पंजाब की। पंजाब में पटियाला का रहने वाला एक युवक जिसकी उम्र 30 साल थी, उसका नाम नवनिंदर कौर था। वो अध्यापक था। दोस्तों इसकी शादी कोरोना काल में भटिंडा की रहने वाली एक सोनू नाम की लड़की से तय हो जाती है और 2020 में इसकी सगाई भी हो जाती है नवनिंदर कौर की। और जिससे सगाई हुई सोनू उससे लगातार ये फोन पे बात करता था और कभी कभार मिलने के लिए बुलाया करता था और कभी कभार वो भी जाया करता था। और ये पूरी तरीके से अरेंज मैरिज थी और दोनों परिवार इस शादी से बहुत ज्यादा खुश थे कि शादी हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो नवनिंदर कौर था वो लगातार सोनू के घर वालों को, यानी कि जो उसकी होने वाली पत्नी थी, उसके घर वालों को डेट देता रहा शादी की कि अभी कोरोना काल चल रहा है, मेरे रिश्तेदार नहीं आ पाएंगे, मेरे दोस्त नहीं आ पाएंगे, ये है वो है। धीरे धीरे ये टरकाता रहा। धीरे धीरे 22 आई, 23 आई और 24 भी आ गई। लेकिन इसने एक भी डेट क्लियर नहीं कर पाई कि भाई शादी किस डेट को होनी चाहिए। इधर सोनू के घर वालों को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि बेटा सगाई हो गई है और हम दूसरी जगह पे कोई लड़का देख नहीं पा रहे हो, तुम लगातार हमको डेट दिए जा रहे हो, शादी जल्दी से निपटा दो, एक दिन की तो बात है, इसके बाद में अपना काम देखो। ऐसे करके जब सोनू के घर वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तो 2024 में 20 अक्टूबर को इसकी शादी फाइनल हो जाती है। ये नवनिंदर कौर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है। दोस्तों क्या था कि अब तो भाई दोनों परिवारों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जैसे 20 अक्टूबर को शादी क्लियर थी, 11 अक्टूबर को ये जो सोनू थी वो भटिंडा से पटियाला जाती है नवनिंदर कौर के पास में, क्योंकि नवनिंदर ने सोनू को बुलाया था फोन करके और परिवार की सहमति से यहाँ पे आ जाओ, हम तुमको शॉपिंग करवा दें। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं है कि कौन सी चीज कैसे ली जाती है, कपड़े वगैरह गहने वगैरह जो भी है, और सब कुछ खुद देख के ले लो आके, मुझे कोई अंदाज नहीं है। तो भाई परिवार वाले खुश थे कि भाई शादी होने वाली है, 7 दिन की बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सोनू को भेज देते हैं। सोनू 11 को पहुंच जाती है पटियाला में। 11, 12, 13 3 दिन लगातार वो वहीं पे रहती है जहां पे नवनिंदर कौर रहता था अपने घर में। लेकिन दोस्तों 13 तारीख को अचानक से सोनू का फोन बंद हो जाता है और सुचा बताने लगता है सोनू से बात भी नहीं हो पा रही। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान, सोनू के नंबर पे लगातार फोन करे जा रहे हैं लेकिन फोन ना तो खुला और ना ही ऐसा लग रहा था कि सोनू ने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की। तो सोनू के माता पिता बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं और नवनिंदर के पास में फोन करते हैं। कहते बेटा सोनू का फोन कहाँ चला गया है, हम लगातार फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ बोल रहा है और इसने ना उधर से फोन करने की कोशिश की, ऐसा क्यों, कहाँ है इसका फोन, कहाँ है? तब दोस्तों नवनिंदर ने बताया सोनू के माता पिता को कि शाम को सोनू से मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से सोनू नाराज हो गई थी और वो गुस्सा में घर से बाहर चली गई। मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए गुस्सा है और बाद में आ जाएगी मेरे पास में, और वो फोन अपना घर पे ही रख गई। लेकिन मैंने काफी देर तक इंतजार किया, वो वापस लौट के नहीं आई और इसके बाद हम तुरंत सब जगह ढूंढने लगे, सब जगह पता करने लगे, उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। दोस्तों सोनू के माता पिता ने बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि ऐसे गायब हो गई, पता नहीं चल रहा, इतना टाइम हो गया और तुमने मुझे बताने की कोशिश नहीं की। ये बताइए पुलिस को सूचना दी पुलिस को?
नवनिंदर कहता है कि मैं सब जगह ढूंढने ही लगा, मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, इसलिए मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी। दोस्तों, सोनू के माता पिता इतने परेशान हो जाते हैं कि तुरंत बठिंडा से भाग खड़े होते हैं पटियाला के लिए और सोनू से दोबारा से पूछना शुरू किया। सोनू ने वही कहानी बता दी जो पहले बताई थी। अब दोस्तों, सोनू के माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं, पूरी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी आई थी शॉपिंग करने के लिए और 7 दिन बाद शादी है और मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है और फोन उसका घर पे है। दोस्तों, पुलिस तुरंत आती है नवनिंदर के पास में। नवनिंदर से पूछताछ पुलिस ने करना शुरू किया तो नवनिंदर ने फिर से वही कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई, वो नाराज हो गई और वो चली गई। मैं ढूंढता रहा लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। दोस्तों, पुलिस को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि 7 दिन शादी के थे और ऐसे इन दोनों के बीच में कौन सी वाला बात हो गई जिसके बाद में वो इतनी गुस्सा हो गई कि फोन भी लेके नहीं गई और वापस भी घर पे नहीं आई। दोस्तों, पुलिस को थोड़ा सा उस पर शक होता है और पुलिस का शक होना जायज भी बनता है। दोस्तों, पुलिस ने सोचा कि पहले भाई इसकी कुंडली देखी जाए, ये जो नवनिंदर कौर है ये कौन है, कैसा है। तो दोस्तों, पुलिस जब उसकी तहकीकात में लगती है, उसके जीवन के बारे में देखना शुरू करती है तो पुलिस को एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात मिलती है। क्या था कि पुलिस को पता चलता है कि नवनिंदर कौर शादीशुदा था और इसकी पत्नी की 25 दिन पहले मौत हो गई है। दोस्तों, पुलिस बहुत ज्यादा हैरान, लेकिन पुलिस ने सोचा हो सकता है कि एक दूसरे को चाहते हो तो शादी के लिए तैयार हो गए हो। लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई कि अभी पत्नी की मौत के 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और ये दोबारा से शादी रचाने लगा। ये बात क्या है, कोई और वजह तो नहीं है। दोस्तों, पुलिस ने सोनू के माता पिता से कहा कि जो नवनिंदर है ये शादीशुदा है और इसकी 25 दिन पहले इसकी पत्नी की मौत हो गई है। क्या आपको ये बात मालूम थी? अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? दोस्तों, सोनू के माता पिता ने जब ये बात सुनी तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या था। दोस्तों, उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन लगातार ये 4 साल से इस शादी को टरका रहा है, डेट पे डेट दिए जा रहा है, कोई ना कोई ऐसी समस्या बता दे रहा है जिससे हम रुक जाते हैं। दोस्तों, पुलिस ने जब नवनिंदर से तीखे सवाल करना शुरू किया तो नवनिंदर टूट जाता है, क्योंकि पैसे से कोई क्रिमिनल तो था नहीं कि भाई टिका रहेगा घंटों। वो टूट जाता है और उसने कहा कि हाँ, मैंने सोनू को मार दिया है क्योंकि मैं सोनू से पीछा छुड़ाना चाहता था बहुत पहले, लेकिन सोनू मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी और सोनू के माता पिता बराबर मुझ पे दबाव बनाते थे कि शादी करो और मेरी मर्जी के खिलाफ उन्होंने 20 अक्टूबर की डेट को फिक्स कर दिया और ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और इसीलिए मैंने बहाने से सोनू को बुलाया और सोनू को ऐसी चीजें बताने लगा जिससे कि सोनू पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस गई और मैंने बड़े आसानी के साथ में सोनू को अपने रास्ते से हटाया। दोस्तों, अब वो जो नवनिंदर कौर था बताने लगा पुलिस को कि मैंने सोनू को कैसे मारा। दोस्तों, नवनिंदर बताता है कि मैं बहुत पहले से इंटरनेट पे सर्च किया करता था कि किसी को मारना हो तो कैसे मारें जिससे कि बिल्कुल भी पोस्टमार्टम में भी कुछ ना आए, किसी को अगर पता भी चल जाए तो पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ ना आए कि किसी ने हत्या की है और उसकी मौत भी हो जाए। दोस्तों, पुलिस भी बहुत ज्यादा उत्साहित कि भाई बताओ तुमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, वो नवनिंदर बताता है कि मैंने सोनू से कहा कि अगर तुम ऑक्सीजन को इनहेल करती हो, ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए लेती हो तो तुम्हारे चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो रहेगा, तुम्हारा चेहरा चमचमाता रहेगा, बस थोड़ी देर के लिए सेवन कर लिया करो डेली। और क्योंकि माइकल जैक्सन जो था वो जवान रहने के लिए ऑक्सीजन को लिया करता था, ऑक्सीजन को लिया करता था, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ले लिया करो तो तुम्हारे चेहरे पे निखार आ जाएगा। और ये बात मेरी सोनू मान जाती है क्योंकि सोनू मुझ पे बहुत विश्वास करती थी और मैंने उसे मारने का पहले से ही प्लान बना लिया था। तो जो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे वो छोटे छोटे मैंने ऑक्सीजन के जैसे सिलेंडर ले लिए, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, उसमें नाइट्रोजन गैस थी और मैंने अपने हाथ से ही वो मास्क बनाए जो मुंह पे लगाए जाते हैं ऑक्सीजन वाला, क्योंकि जो बाजार से आते हैं, मार्केट से आते हैं
उनमें थोड़े से होल होते हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से गैस असर जल्दी ना करे। तो मैंने बिल्कुल बंद तरीके से वो मास्क बनाए और वही मैंने सोनू से कहा कि इसको यूज कर लो बस थोड़ी देर के लिए। सोनू उस मास्क को लगा के लेट जाती है और वो ऑक्सीजन समझ के नाइट्रोजन गैस को ही लेने लगती है, उसको पता नहीं चलता है और थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश हो जाती है, इसके बावजूद भी मैंने उस नाइट्रोजन गैस को चालू रखा, जिसकी वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है और वो मेरे रास्ते से हट जाती है। दोस्तों पुलिस ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुमने उसकी जो बॉडी थी उसको कहाँ पे रखा, कहाँ पे ठिकाने लगाया? भाई ठिकाने भी तो लगाया होगा। तो दोस्तों नवनिंदर ने बताया कि हमारे माता पिता अर्बन इलाके में रहते हैं, वहीं पे हमारा घर है और मेरे माता पिता ही सिर्फ वहां पे रहते हैं और कोई नहीं है, और वहीं पे हम सोनू को रखते थे अपने घर में, क्योंकि सोनू 3 दिन से आई हुई थी। और मैंने वहीं मेरे बेड के नीचे जमीन में मैंने गड्ढा किया और बाकायदा उसी गड्ढे में सोनू को पैक कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, पत्थर रख दिए, कालीन बिछा दी, और ये सब मैंने अकेले किया। मेरे माता पिता को इसकी भनक भी नहीं हुई। फिलहाल दोस्तों उस नवनिंदर को लेके पुलिस वहां पे पहुंचती है अर्बन इलाके में, जहां पे उसका मकान था, उसकी कोठी थी, और सोनू के माता पिता भी हैं, पुलिस भी है, बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं। जैसा कि उसने बताया था, उसके बेड को हटाया जाता है, कालीन वगैरह जो भी बिछी थी उन सबको हटाया जाता है, और जो जमीन जहां पे उसने बताया उसको खोदा जाता है। तो बाकायदा सोनू की लाश मिलती है। एक दिन पहले की लाश थी, तो बिल्कुल वैसे ही रखी हुई थी। दोस्तों उसको निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन अब पुलिस ने उससे पूछना ये शुरू कर दिया कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शादीशुदा थे और इसके बावजूद भी तुमने सोनू से शादी करने के लिए कह दिया, हामी भर दी। अपनी पत्नी को मार देते हैं प्रेमिका के लिए, या प्रेमिका को मार देते हैं पत्नी के लिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी की भी मौत हो गई और तुमने अपनी होने वाली पत्नी को भी मार दिया। ऐसा क्यों किया? इसकी वजह क्या तुम अकेला रहना पसंद करोगे? अब दोस्तों क्या था कि मंगेतर की मौत की वजह से नवनिंदर की जो पत्नी सुबी थी उसकी भी मौत का राज खुल जाता है। क्योंकि दोस्तों 19 सितंबर को नवनिंदर की पत्नी जो सुबी थी उसकी हार्ट अटैक से मौत होती है और रात में मौत हो जाती है, और सवेरे वो चीखता है, चिल्लाता है कि मेरी पत्नी को अटैक पड़ गया, दिल का दौरा पड़ गया है, जिसकी वजह से मौत हो गई। तो ये आम सी बात है भाई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और सुबह के घर वालों से भी, मायके वालों से भी पुलिस ने संपर्क किया तो उन लोगों ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सुबह के शरीर पे कोई निशान नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि सुबह को कहीं मारा पीटा गया हो इसलिए मौत हुई। तो मैंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और दोस्तों नवनिंदर की जो पत्नी थी सुबी, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो किसी ने और भी ज्यादा शक नहीं किया, भाई गर्भवती पत्नी है, अटैक पड़ गया होगा, ऐसे में हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो, किसी ने शक नहीं किया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे पुलिस ने सख्ती की नवनिंदर पे कि मुझे तुम पे शक है कि हो सकता है तुमने अपनी पत्नी को भी मारा है। और भी ज्यादा पुलिस ने उससे तीखे सवाल करना शुरू किया, तो नवनिंदर ने बताया कि हाँ मैंने अपनी पत्नी को भी मारा है, क्योंकि जैसे मैंने इस सोनू को मारा है वैसे ही मैंने अपनी पत्नी से भी कहा, क्योंकि उसको भी हम रास्ते से हटाना चाहते थे। मैंने उससे कहा कि अगर तुम ऑक्सीजन को लेती हो तो इस प्रेगनेंसी के टाइम में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से होगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, डिलीवरी होने में बहुत तुम्हें सुविधा रहेगी। जिसकी वजह से वो भी मेरी बात मान गई और मैंने ऑक्सीजन के बहाने नाइट्रोजन का सिलेंडर लगा दिया, और वो भी नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन गैस की वजह से उसकी भी मौत हो गई, और मैंने सबको बता दिया कि उसको अटैक पड़ गया। अब दोस्तों पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि तुमने पत्नी को भी मार दिया, होने वाली पत्नी को भी मार दिया, फिर तुम रहना किसके साथ में चाहते हो? ऐसा तुमने क्यों किया कि सबको मार दिया? तब उसने बताया कि मेरी एक और पत्नी है, एसटी इलाके में रहती है, मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है, बस वही मुझे पसंद है और उसी के साथ में हम रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को खत्म कर दिया। ये मुझे दोनों ही नहीं बातें थी। दोस्तों उसको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों नवनिंदर ने 3 हत्याएं की थी, अपनी मंगेतर की, अपनी बीवी की और अपने अजन्मे बच्चे की। धोखाधड़ी का काम किया उसने, इस वजह से उस पर बहुत सारी धाराएं लगती हैं और उसको जेल हो जाती है। तो बताइए दोस्तों क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे युवाओं के बारे में, खासकर जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में इतना खराब फितूर चलता है। तो बताइए जो गलत लोग हैं, शराफी गंजाड़ी हैं, उनका क्या कहें?
जब पढ़े लिखे लोग इस हद तक गुजर जाते हैं। वैसे सबको यही लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बड़ा सफाई से कर रहे हैं, इसमें हम कभी नहीं फंसेंगे, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।